नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक। बाजार से एक वाली नाव में बैठने से पहले इस चीज का आंकलन कर लें कि मुझे तैरना आता है, मुझे डूबना आता है, मैं बचकर निकल जाऊं। हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उनको यहाँ से भगाया। अब ये FBI जो है ये हमें लूट कर भाग रही है, हमारी ये चीज़ों को ही प्रॉब्लम में डाल के जा रहे हैं। बता दूं, पैसों से पीछे भागने से पहले मन को शांत कर लो। वो लोग ज़्यादा सुखी हैं जो 2 वक्त की रोटी कमा वहाँ बहक जाते हैं। बाजार में निवेश करने से पहले ही सोच लो कि जो ये मेरा पैसा है, मुझे 2-5 साल जरूरत नहीं है इस पैसों की। सोच लो पहले की फीस, घर का किराया, घर की EMI या अन्य कुछ भी चीज़, ज़मीन बेचकर, ये बेचकर अगर पैसा लगाने की सोचकर डबल करने की स्थितियों के साथ आएंगे, 2 दुविधा में हम फंस समझा रहे हों, वो न्यूज़ में आ रहे हों। जब विजय केडिया साहब ने, फिर बता रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे सर बार बार बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विजय केडिया साहब ने जब वो और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक। बाजार से आज बात करेंगे L&T ने भेल को, BHEL को कैसे पछाड़ दिया, उसके बारे में बातचीत करेंगे। वोडाफोन आइडिया का शेयर 9 रुपये से नीचे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अंबुजा सीमेंट किस कंपनी का अधिग्रहण करके अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाई जा रही है, उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे जिस तरीके से गिरावट हो रही है उसके ऊपर, काफ़ी लोगों के जो पोर्टफोलियो हैं सारे के सारे रेड की ओर हैं। छोटे शेयरों, बड़े शेयरों, पेनी स्टॉकों, हर एक रंग में हो गए जो है रेड कलर। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि सरकार जो सार्वजनिक उपकरणों से, यानी कि अपनी सरकारी कंपनियों से जो अनुमान अपना लाभांश कमाने का लगाती है, उससे ज़्यादा ही सरकार कमा रही है, यानी कि डिविडेंड। तो क्या वो अनुमान है और क्या उस अनुमान से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जो अपने पोर्टफोलियो के शेयर हैं, क्या वो आपको डिविडेंड देते हैं या नहीं देते हैं। वैसे मुझे आज जो है सेल का डिविडेंड मिला है, आज वो क्रेडिट हुआ है मेरे अकाउंट में, तो उसके बारे में भी बातचीत हम करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल मैंने आपको सामान्य चीज़ों के बारे में बताया था, जिस तरीके से हम अपने बिजनेस में या फिर शेयर बाज़ार के अंदर 2 तरीक़ों से चीज़ों को देख सकते हैं। बाज़ार की गिरावट में आप ये चीज़ ज़रूर देख सकते हो कि जब शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो उसे ऊपर जाने में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कई महीने, कई साल लग जाते हैं। पर जब बाज़ार गिरता है तो भैया 2-3 दिन के अंदर ही वो इतनी ज़्यादा गिरावट कर देता है कि अपने प्राइस को हम देखकर ही टेंशन ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ से शेयर प्राइस 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये नीचे गिरा रहता है। ये वो प्रक्रिया है कि इस प्रक्रिया को तब समझना हमें पड़ता है जब बड़े लोग हमें समझा रहे हों, वो न्यूज़ में आ रहे हों। जब विजय केडिया साहब ने, फिर बता रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे सर बार बार बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विजय केडिया साहब ने जब वो भगदड़ वाले माहौल, अपना पैसा ना लगाने वाले माहौल बताया था, उसके बाद बाजार भाग रहा था। और मैंने आपको बताया था उनकी बात सत्य होगी। और जब हमें दिमाग पे चोट लगी हमारे, तो जब कोई बड़ा एनालाइज करने वाला बताता है वो उस वक्त नहीं होता, ये मैंने आपको कई बार बताया है। पर नहीं होगा इसकी भी ऐसी कोई संभावना नहीं होती कि उसको हम झुठला सकें। तो हमें समझना कब होता है, जब हम सही होते हैं। जब हम छेक वाली नाव में बैठने से पहले इस चीज का आंकलन कर लें कि मुझे तैरना आता है, मुझे डूबना आता है, मैं बचकर निकल जाऊंगा, इमोशनल में बह जाऊंगा, तो यकीन करना वो चीज़ें आपको पहले सोचनी है। जब आप बैठ जाते हो तब तो नाव ही आपके साथ जो चीज़ करेगी वो फिर नाव को ही करना है। यही वो शेयर बाजार है, इस चीज़ को आपको समझना है। GTL इंफ्रा हो, यस बैंक हो या सुजलोन एनर्जी, अब तो 70 से भी नीचे आ गया। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बड़े बड़े एनालाइज करने वालों ने सुजलोन एनर्जी के अंदर भी प्रॉफिट की चीज़ें बताई थी। वो सारी रणनीतियाँ दोबारे से उनके बड़े बड़े विश्लेषक जो हमारे सामने अपने अध्ययन करके चले गए, आज वो हमारे सामने आ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, बाजार की इतनी गिरावट के बावजूद भी वो चीज़ें हमें समझनी है। इस माहौल को क्या बड़े बड़े लोग नहीं झेल रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये गिरावट जो ये पहले नहीं हो चुकी है, पहले भी हो चुकी है। हमारे किए हुए कार्य हमें फल देकर जाएंगे।
वो आप समझ कर चलना, है ना। तो बाजार में 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये शेयर गिरे ही जा रहे हैं और रफ्तार के साथ गिर रहे हैं, जो हमारी स्थितियों को काफ़ी भयभीत कर रहे हैं। और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक योगदान हो रहा है एफपीआई का। मैंने आपको एफपीआई के यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो के बारे में पहले भी बताया था। ये भैया आ जाते हैं, पर जाते हैं तो झटका देकर जाते हैं। पहले अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उनको यहाँ से भगाया। अब ये एफपीआई जो है ये हमें लूट लूट कर भाग रहे हैं, हमारी ये चीज़ों को ही प्रॉब्लम में डाल के जा रहे हैं। ये एफपीआई भैया बहुत अलग तरीके के होते हैं, जहाँ इनको फ़ायदा दिखता है वहाँ निकल जाते हैं। मैंने बीते दिनों आपको एक चाइना का उदाहरण भी दिया था। वहाँ की सरकार पीएलआई स्कीम के तहत कुछ प्रोत्साहन चीज़ों के साथ जो वहाँ की कंपनियों पे कर रही है, और वो चीज़ें विदेशी निवेशक भाग गए और वो यहाँ से वहाँ जाने की आशंका वाली न्यूज़ मेरी अपनी पर्सनल नहीं है, वो तो पेपर में आ रहा है, वो तो आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। तो वो रणनीति वहाँ पैदा हो रही थी, पर उस चीज़ को हम नहीं समझ पाए हैं। NSDL के आंकड़ों के अनुसार, ये कोई भी आंकड़ा मेरा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूं वो न्यूज बेस है। NSDL के आंकड़ों के अनुसार एफपीआई यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अभी तक, यानी कि इस महीने के कल तक, यानी आज का डाटा तो बाद में अपडेट होगा ना, मतलब वीडियो दिन में बना रहा हूं, 10 अरब डॉलर से ज़्यादा इक्विटी बाजार में बिकवाली कर चुके हैं। यानी कि 10 अरब डॉलर से ज़्यादा शेयर बेचकर चले गए हैं। ये इसी महीने हुआ है और NSDL के आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूँ। बीते फ्राइडे के दिन ही एफपीआई जो है ना 9 अरब डॉलर के शेयरों की बिकवाली कर चुके थे, और कल इन्होंने 27 करोड़ डॉलर की बिकवाली करी है, जो करीब बैठती 2262 करोड़ रुपए। यानी कि कल से पहले फ्राइडे के दिन ही 9.8 अरब डॉलर के शेयरों की बिकवाली एफपीआई कर चुके हैं। मकसद मैं आपको बता दूं, बाजार में टिकना है तो लंबा जाना है, हमें दूर तक जाना है, और शेयरों को लेने से पहले 50 बार सोचना है। इसी माहौल में टारगेट वाले सारे गैप मिल रहे हैं। टारगेट वाले जो रोज़ आपको कहते थे यहाँ खरीद ले, वहाँ बेच ले, वहाँ बेच ले, यहाँ कर ले, कोई नहीं दिखने का, सब टारगेट फेल हो जाएंगे। यहाँ आपको सिर्फ एक चीज़ बचाएगी, आपकी बुद्धि, आपका वो नज़रिया जो शेयर बाज़ार के अंदर बड़े बड़े लोगों को देखकर होता है कि उनकी चीज़ बहुत आसान तो है शेयर बाज़ार, पर हम भाग जाते हैं किसी के टारगेट के ऊपर, किसी के टिप्स के ऊपर, किसी के चीज़ों के ऊपर, वहाँ हम भाग जाते हैं। बाजार में निवेश करने से पहले ही सोच लो कि जो ये मेरा पैसा है, मुझे 2-5 साल जरूरत नहीं है इस पैसों की। सोच लो पहले ही। मैंने आपको हर बार बताया ना कि अपने बच्चों की फीस, घर का किराया, घर की EMI या अन्य कुछ भी चीज़, ज़मीन बेचकर, ये बेचकर अगर पैसा लगाने की सोचकर डबल करने की स्थितियों के साथ आएंगे, दो दुविधा में हम फंस जाते हैं। एक तो शेयर प्राइस जब गिर जाएगा तो आपको उसको चुकाने के लिए पैसे कहाँ से लाने पड़ेंगे, फिर आप कहीं और से कर्जा लोगे, वो और टेंशन दे के जाएगा और आप उसमें लॉस बुक कर लोगे। क्या मिला इस चीज़ से? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पैसों से पीछे भागने से पहले मन को शांत कर लो। वो लोग ज़्यादा सुखी हैं जो 2 वक्त की रोटी कमाकर चैन की नींद सोते हैं। वो लोग ज़्यादा दुखी हैं जो हाउ हाउ करके हर एक चीज़ की गतिविधियों में तेज़ी के अनुसार करोड़पति बनने की सोचते हैं। आज ये कहीं लिख लो, जो भी व्यक्ति जल्दबाजी में करोड़पति बनने के सपने, चाहे शेयर बाजार हो, बिजनेस हो, कहीं हो, देखेगा उसकी रातों की नींद इस तरीके की घटना से उड़ जाएंगी जब वहाँ पर उसे वो चीज़ें होगा करेंगी लॉस के अनुसार। तो पैसा वो लगेगा बाजार में जहाँ हम दूर तक बैठ सकते हैं और वो आपका अपना होगा, कहीं से लिया हुआ नहीं होगा। भैया बहुत विशेष तौर पर हम अपनी एक वार्तालाप करते हैं। यहाँ पर कोई शेयर बाज़ार की वो नॉलेज नहीं दी जा रही कि यहाँ कैंडल चार्ट देखकर हम कुछ चीज़ खरीद लें और वहाँ बेचकर प्रॉफिट अपनी जेब में, कुछ भी नहीं हासिल होगा आपको। तो हर एक चीज़ विश्वास के साथ। जब शेयर भागता है, आपका क्या अपना विश्वास बोल रहा है, किस वजह से शेयर भाग रहा है? जब तक के निगेटिव चीज़ को, जब वो भागता रहता है, उसको आप पॉजिटिव समझने लग गए, बाजार में बहुत कुछ हमें वर्क करना है।
जब तक के अच्छे शेयर, परफेक्ट शेयर, कंपनी बेस्ट, वो अगर गिर रही है, उसको निगेटिव हमने समझ लिया, तो बाजार में हमें सीखना है। और जब तक कि ये चीज़ें नहीं सीखोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अभी तक के 10 अरब डॉलर तक के शेयरों की बिकवाली बीते मंडे तक, इस महीने का आंकड़ा मैंने आपको बताया, ये काफ़ी ज़्यादा बैठता है अगर इसे आप मंथन करें। तो कभी भी किसी के कहने पर शेयरों को नहीं लेना है। कोई आपको कह दे कि एफआईज ने खरीद लिया, डीआईएस ने खरीद लिया, उसने खरीद लिया, इसने खरीद लिया, उनकी रणनीति अपनी होती है। जब वो भागते हैं तब हमें झटका लगता है। तो बहुत अच्छी तरह सिप लगाइए, आराम आराम से आगे की तरफ बढ़िए। किसने कहा है कि जल्दबाजी में हमें कुछ चीज़ों को उस अनुसार लेना है कि हमें करोड़पति नहीं बन सकते, हम बन ही नहीं सकते। अपनी मानसिकता के अनुसार हम करोड़पति नहीं बन सकते। अपनी मानसिकता को सही तरीके से लगाने पर ही हम बनेंगे, क्योंकि अगर हमारी मानसिकता लालच में पड़ गई ना, तो धैर्य तो हमारे पास रहेगा ही नहीं। तो इन चीज़ों को आपको भगाना है। तो ये एफपीआई की चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और वैसे भी युद्ध के कारण जो माहौल चल रहे हैं वो आपको सबका पता है, वो सारी चीज़ें आपको पता ही पता है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी डिविडेंड कंपनी देती है तो उसके प्रमोटरों को तो डिविडेंड का फ़ायदा होना ही होना है। सरकारी कंपनियों के अंदर सरकार ही अपना स्टेक लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जो बैठी है, अगर सरकारी कंपनी अच्छा वर्क करके प्रॉफिट से अपने डिविडेंड सबको बांटती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उसको ही होना है जिसके पास ज़्यादा हिस्सेदारी है। यानी कि सार्वजनिक उपकरण जो होते हैं, सरकारी कंपनियां जो होती हैं, उसके अंदर जो बड़े प्रमोटर बैठे हैं वो हमारे सरकार बैठी है। और जब वो कंपनी कुछ कमाएगी और जब कंपनी हमें डिविडेंड के बारे में बताएगी, तो उसका इफ़ेक्ट जो है सरकार को ही पड़ेगा। सरकार ने यानी कि एक अनुमान के तहत इस चालू वित्तीय वर्ष में करीब 65,000 करोड़ रुपए डिविडेंड मिलने का अनुमान लगाया है, जो सरकारी कंपनियों से आएगा। वैसे ये अनुमान जो है करीब 56,260 करोड़ रुपए का अनुमान है, पर 65,000 फिर से लगाना, ये पता क्यों हो रहा है? क्योंकि वित्त वर्ष 2024 में जो अनुमान लगाया गया था वो 50,000 करोड़ रुपए का लाभांश यानी डिविडेंड मिलने का सार्वजनिक कंपनियों से, जो उनकी अपनी कंपनी, उनसे मिलने का अनुमान 50,000 करोड़ था। पर कितना बैठ गया वित्त वर्ष 2024 में? 63,749 करोड़। तो 50,000 में जब 63,449 करोड़ बैठ गया, तो 56,000 करोड़ रुपए जो करीब लगाया, तो फिर ये 65,000 इन्होंने अपनी विधि के अनुसार लगाया। तो यानी कि सरकारी कंपनी डिविडेंड अच्छा दे रही है। 21 अक्टूबर तक अभी तक के सरकार को डिविडेंड से करीब, सार्वजनिक कंपनी से डिविडेंड से करीब डिविडेंड मिल चुका है और आगे बहुत मिलने की उम्मीद है। देखो सर, डिविडेंड की बात क्यों छेड़ दी है, क्यों ऐसी न्यूज़ निकल कर लाता हूँ? क्या आपको पता है कि जब सरकार को इतना डिविडेंड मिल रहा है और आज जो शेयरों के अंदर पिटाई हो रही है, वहाँ पर सरकारों, मैं हूँ, आप हो, सबके शेयर गिर रहे हैं। पर डिविडेंड क्या दिखा रहा है हमें? शेयर प्राइस गिरे या ऊपर जाएं, डिविडेंड मिल रहा है। ये वो विधि है जो गिरावट में आपको संभालती है। हमारे पास कुछ ऐसे पिलर होने चाहिए, जब हम टूट जाएं, गिर जाएं, तो कोई ऐसा एक पिलर हमारे सामने खड़ा हो जाए जो हमें संभाल सके। तो दूर की दृष्टि जब भी हम किसी शेयरों में बनाएं, तो उसके अंदर होने चाहिए डिविडेंड वाले शेयर। इसलिए इतनी विधि के अनुसार आपको मैंने डिविडेंड के बारे में बता दिया। वोडाफोन आइडिया 11 से नीचे नहीं आएगा, इस काफ़ी लोगों का अनुमान था, क्योंकि एफपीओ भी जो 11 रुपये करीब का आया था, और एफपीओ के अंदर 11 रुपये के हिसाब से काफ़ी विदेशी और इंडिया के लोगों ने एफपीओ को भुनाया, जो काफ़ी बढ़िया मिला था। लेकिन उस अनुसार किसी ने नहीं सोचा कि ये शेयर 12 रुपये का 11 से भी नीचे आ सकता है। पर आज वही शेयर आपको 9 रुपये से भी नीचे मिल रहा है, यानी कि अपने 52 वीक लो के करीब पहुंचने वाला है। और अगर इसका हम 52 वीक लो देखें तो करीब 8 रुपये 36 पैसे का है, और 8 रुपये 39 पैसे का मुझे अभी लो देखने का उसको मिला। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हाई कंपनी ने 19 रुपये 20 पैसे का भी लगाया था। जब हम उस विधि से किसी चीज़ के ऊपर पड़ जाते हैं कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, और वो चीज़ों के अनुसार हम कुछ करें, तो मेरे मानना है कि वो विधि हमारी कंपनी को भाप कर ही होनी चाहिए।
5G कंपनी का कब आएगा? वैसे जो इन्होंने सैमसंग को अपना चुना है 5G गियर के लिए, वो एक बेस्ट न्यूज़ थी, पर फिर भी हमें 5G को तो वेट करना ही इसके अंदर पड़ेगा। दूसरा, डिजिटल इंडिया के लिए ये योगदान देगा, ये तो हमारे चीज़ें कुमार मंगलम जी ने बताई थी, पर वो चीज़ें भी आज इसके शेयर को उस स्थिति पर नहीं ले पाई जहाँ पर वो वजूद थे, क्योंकि वजूद तो इसके सर काम अच्छा करने पे 5G आने पर ही होगा। 1 लाख करोड़ मार्केट कैप तक पहुँचने वाला शेयर, और आपको उसका मार्केट कैप इतना खोता हुआ देखने को मिले कि अब इसका मार्केट कैप जो हो गया 58,479 करोड़ का हो गया। कहाँ 1 लाख तक की ये चीज़ें पहुंच गई थी। स्वच्छ तरीक़ों से चीज़ों को आराम से अच्छी रणनीतियों के साथ हमें अपनाना चाहिए। देखो सर, पेटीएम का 290 करोड़ रुपये पिछले साल लॉस था, सितंबर 2023 में 292-90 करोड़ का इसका लॉस था। कंपनी ने जानदार अपना प्रॉफिट दिखाया है, और Q2 में कंपनी ने अपना प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में लाकर दिखा दिया, वो भी 930 करोड़ रुपए। सबकी नज़र पेटीएम पर चली गई, फिर भी पेटीएम नीचे आपको देखने को मिला है। यहाँ पेटीएम की प्रॉफिट के अंदर सहभागी जो है, जो इसका टिकट का कारोबार जो इसने जोमैटो को दिया था, उसके कारण ये इसका 930 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर वो चीज़ें कारोबार इसके अंदर से हटा दिया जाए तो अब भी कंपनी को 495 करोड़ का घाटा हो जाता, अगर वो चीज़ें इसमें सम्मिलित ना होती। तो एक सहारा जो है उस कारोबार से है, पर वो तो अब उसका ही जाएगा। तो ये 930 करोड़ का प्रॉफिट आपको रणनीतियों के अनुसार भी समझना चाहिए, है ना। तो पेटीएम है काम की दिशा में सही कर रहा है, अपने को सुधारने की चीज़ों के साथ है, पर जोमैटो की चीज़ें इससे जुड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये न्यूज़ है। क्या हो जब एनटीपीसी अपना 3 थर्मल पावर संयंत्र प्लांट बनाने के लिए निविदाएं निकाले, और उस निविदाएं के लिए जो उसमें बोली जीतने की आशंका लगाई जा रही थी वो थी बीएचईएल की, क्योंकि 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये ठेका जो है एनटीपीसी ने जो निकाला था, इसके अंदर एलएनटी लार्सन टर्बो ने भेल को मात दे दी है, और एनटीपीसी से उसके ये तीनों प्रोजेक्ट जीत लिए हैं। भेल ने करीब अपनी जो बोली लगाई थी वो थी 45,325 करोड़ रुपए करीब की थी, कुछ करीब की थी। तो एलएनटी ने जो बोली अपनी लगाई वो थी करीब 43,559 करोड़ रुपए करीब की। तो 45 से 43,000 वाला कम है, तो एलएनटी को ये चीज़ें ठेका एनटीपीसी से मिल गया है। अब यहाँ चीज़ें समझना है कि ये कोयले से आधारित थर्मल पावर बनाने की 3 प्लांट जो हैं, यहाँ पर आप महत्वपूर्ण चीज़ देखना। कल मैंने आपको कोयले के ऊपर चीज़ें बताई थी और कहा था 1 दशक तक कोयला कहीं जाने वाला नहीं है, तो यहाँ कोयला भी आ गया, ये आप समझना। फिर भी एलएनटी ने, जो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हमारी, वो उसने एक सरकारी कंपनी को मात दे दी और भेल को। तो वो चीज़ें भी आपको रणनीति समझकर चलनी पड़ेगी। अंबुजा सीमेंट हो या कोई भी सेक्टर आज आप देख लो, सबके अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। सीमेंट सेक्टर हो, एफएमसीजी सेक्टर हो, कोई सा रेलवे सेक्टर हो, कोई सा भी सेक्टर हो, ताबड़तोड़ गिरावट के माहौल आपको बाज़ार के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ नए निवेशक इस चीज़ में टेंशन ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा, शेयर बाज़ार की दुनिया में कदम रखा, और उनको इन गिरावटों से टेंशन हो गई। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, थोड़ी माइंड से समझना, कि नए लोग अगर शुरुआती तौर में ही गिरावट देख लें तो उनके लिए वो बेनिफिट है, क्योंकि अगर वो नए लोग पहले प्रॉफिट देख लें, बाद में उन्हें गिरावट का एहसास ही ना और गिरावट हो जाए तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति पहले संघर्ष सह लेता है, बाद में वो कुछ कमाकर फिर संघर्ष सह ही लेगा। तो ये वो रणनीति है। नए लोग जो हैं उनको तो ये अच्छी संकेत दिखने चाहिए कि उन्होंने जो कदम रखे वो शुरुआत में जो पहले होना था बाद में होना था, उनको पहले पता लगे कि गिरावट बाजार। मैंने आपको कहा है, जब भी बाजार के अंदर काम करना है, गिरावट को सोचकर माइंड पर लेकर चलना है, कभी भी हो सकती है। तो भैया अंबुजा सीमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं, अधिग्रहण की चीज़ों के साथ अंबुजा सीमेंट लगता जा रहा है। पहले भी इसने 2 अधिग्रहण कर चुके हैं, जहां पर ये अपनी चीज़ों को बढ़ाता जा रहा है।
दूसरा, इसकी जो नज़र है ओरिएंट सीमेंट के अंदर है और उससे भी ये अधिग्रहण करने की चीज़ों के साथ इसने एक न्यूज़ बताई है। और ओरिएंट सीमेंट की जो भी अधिग्रहण होगा ये मौजूदा प्रमोटरों से और शेयरधारकों से शुरुआती तौर पर 46.8% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा और करेगा 395 रुपये 40 पैसे में। चीज़ों को समझो, कोई कंपनी सीमेंट पर वर्क करती है, चूने पत्थर के चीज़ों के अंदर अच्छा वर्क करती है, वो कंपनी अगर अंबुजा सीमेंट या किसी भी कंपनी के साथ मिले तो उसकी क्षमता जो अधिग्रहण हो रहा है तो क्या वो दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगी? अंबुजा सीमेंट अधिग्रहण करने की चीज़ों के साथ है, उसको अल्ट्राटेक को टक्कर देनी है, ये न्यूज आई थी। तो अंबुजा जब बहुत सारे भुजाओं को अपने साथ ले लेगा, बहुत सारे मतलब कंपनियों को अपने साथ ले, तब अंबुजा सीमेंट एक अपनी अतिरिक्त क्षमता को और जोड़ लेगा जो दूसरी कंपनियां करती हैं। अधिग्रहण करने के बाद जो कंपनी अपनी क्षमता से वर्क कर रही है फिर वो उसी कंपनी में मिल जाती है जो अधिग्रहण कर रही है। और ये चीज़ें आपको भी समझनी है कि यहाँ से अंबुजा जब ये काम करेगा तो उसके अंदर की क्षमता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक टीम एक काम कर सकती है, जब 4-5 टीम एक काम करे तो वो काम कितनी जल्दी हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा, आप ये खुद समझ सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो अंबुजा सीमेंट ने की है, पर शेयर फिर भी गिर रहा है, काफ़ी शेयर गिर रहे हैं। रणनीति आपको अपनी साइकोलॉजी से ही बनाकर आगे चलनी पड़ेगी। किसी के खरीदने बेचने की रणनीतियों के साथ आगे जाओगे धोखे खाओगे, इसलिए किसी की टिप्स में वर्क नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। बाज़ार की सबसे पहले साइकोलॉजी को समझो। साइकोलॉजी को जिस दिन समझ में आ गया तो भैया जो भी आपको टिप्स दे रहा है, जो भी आपको टारगेट दे रहा है, आपको खुद उसकी रणनीतियाँ समझ में आ जाएगी। वो चीज़ें उसके लिए अच्छी हो सकती है पर हमारे लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती कोई हमें टारगेट देकर कुछ चीज़ें खरीदवाए। तो भैया राजस्थान के जो इसका भंडार है चूना पत्थर में, उसका ये लाभ उठाने के लिए अंबुजा सीमेंट तैयार है। अच्छा, छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, अडानी ग्रुप हो या कोई सा भी ग्रुप हो, शेयर तो सारे गिरते हुए देखने को मिले हैं। क्या इन गिरावटों से किसी कंपनी की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी या कुछ तेज़ी से किसी कंपनी में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा? ये दोनों विधि को आपको समझकर चलना पड़ेगा। हमारा मन शेयर बाज़ार के अंदर दो रणनीतियों की तरफ जाता है। एक तो हमने शेयरों को खरीद लिया और हम कुछ कंपनी के पार्टनर बन गए और वो दूर तक के डिविडेंड के साथ चलें, जो भी कंपनी करें उसके साथ करें, क्योंकि जो भी सुख दुख होगा वो शेयर धारकों को भी झेलना पड़ता है। तो एक तो ये मन लगाइए, ये सबसे बेटर होता है किसी भी कंपनी के शेयर लेने के लिए कि आप खुद सोचो कि जो भी कंपनी का मैं शेयर ले रहा हूँ क्या वो मुझे आगे डिविडेंड देगी, बोनस देगी, स्प्लिट देगी, काम से कुछ कमाकर। देखो सर, एक छोटी सी बात दिमाग में आई है, किसी ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर आप जुड़ोगे जिनको कुछ काम ही नहीं है और हम उसके साथ चौक में खड़े हो गए तो उससे हमें अपनी जीविका चलाने के लिए क्या मिलेगा, सबसे पहले ये बताओ। पर आप उस व्यक्ति के साथ मिले हो जिसके अंदर एक माइंड है, जिसके अंदर एक संभालने की शक्ति है, जिसके अंदर आगे जाकर कुछ अच्छा काम करने की चीज़ें हैं, तो उसके साथ जब हम मिलते हैं तो वो हमें फल देगी। दो माध्यम से शेयर बाजार को आज फिर जान लो, है ना। वरना वीडियो तो भैया सब बनाते हैं, वीडियो तो बनाने का सबका ही काम है। बहुत अलग लगता है जब कोई शेयर भाग रहा हो छोटा और उसके ऊपर लोग कह रहे हो बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, आप क्या समझाओगे, वो तो ये समझा रहा है। तो वहाँ से बड़ा दुख होता है दिल के अंदर, क्योंकि हम उस रणनीतियों को नहीं समझ रहे, कौन हमें समझा रहा है, कौन हमें फंसा रहा है ना। तो किसी को भी भैया खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी मेरे चैनल पर नहीं रहेगी। कोई अभी तक का मेरा ना व्हाट्सएप ग्रुप है ना टेलीग्राम ग्रुप है, समझ गए हो। एक यही मेरा चीज़ें हैं जिससे मैं आपसे वार्तालाप करता हूं। और अगर किसी को न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखना है, जानना है, चीज़ें करनी है तो हम 7 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति इंटरेस्ट रखता है अपने नंबरों के द्वारा अलग विधि के साथ, वो मेरे दूसरे चैनल डीप सर्च 6 में न्यूमरोलॉजी की विद्या के लिए तैयार हो सकता है और उसके बेनिफिट आपको खुद ब खुद ही पता लगेंगे, है ना। तो आज अंबुजा सीमेंट हो, एनटीपीसी हो या एलएनटी हो या भेल हो, पेटीएम हो या जोमैटो हो
या हमारे गवर्नमेंट के डिविडेंड की चीज़ें हो या एफपीआई के यहाँ से बेचकर भागना हो, वो वोडाफोन आइडिया हो, छोटे मोटे शेयर हों, जो भी चीज़ बताई है एक फैक्ट के अनुसार बताई है, कहानी के अनुसार बताई है, खरीदने बेचने की नीतियों के साथ बिल्कुल नहीं बताई है। इसलिए संभव हो तो ध्यान से वीडियो देखा करो, बहुत कुछ इसके अंदर है। समझने वाले समझ जाते हैं और बहकने वाले फिर टिप्स के चक्रों में फंस जाते हैं। तो कोई भी शेयरों के अंदर खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।